एक जो पूरी की पूरी जनसंख्या है उसका कैसे पूरे विश्व के आधार पर वितरण हुआ है। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। पूरा विश्व जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं और जहां जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। जन्म दर भी ज्यादा है, उच्च मृत्यु दर भी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी विकास नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं हम एक और नया चैप्टर लेके आपके लिए, जो कि भूगोल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम जो है वो आप देख के समझ जाएंगे, विश्व जनसंख्या एंड वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के। एक जो पूरी की पूरी जनसंख्या है उसका कैसे पूरे विश्व के आधार पर वितरण हुआ है और किस किस जगह पर यह जनसंख्या ज्यादा है, किस पर कम है, तो वो कहीं ना कहीं घनत्व को दर्शाएगा। और क्या ये जनसंख्या बढ़ रही है वो वृद्धि को दर्शाएगा। एंड उसके बाद इसका संगठन कैसे है, क्या एक समाज के रूप में संगठित हुई है ये, क्या अगर आप मैं कहूं एक सहकारी समिति के रूप में संगठित हुई है। ये कई आधारों पर हम इस चैप्टर में इसकी बात करने वाले हैं। तो मार्क कर लीजिएगा, इस चैप्टर का नाम, मेरा नाम है आफ्ताब और आप जुड़ चुके हैं दृष्टि स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर इस चैप्टर को मेरे साथ मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले आता है जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। यहां पर एक फोटो लगा दी है मैंने, पूरे विश्व की फोटो है और यहां पर आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसे हुआ है ना। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, यूरोप, ये पूरा का पूरा फिर एशिया हो जाता है और नीचे ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अब क्योंकि अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं इतना आपको पता होगा, पूरा विश्व जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। अब ये जो दोनों गोलार्ध हैं उसके आधार पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध में आपको जनसंख्या का भार जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि भूमि ज्यादा है ना। तो अगर मैं आगे चलूं, जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ होगा कि भाई पृथ्वी की जहां जहां पर सतहें हैं, लोगों का आगमन वहां पर जो हो रहा है उसे ही जनसंख्या वितरण कहेंगे। ये पूरा का पूरा एक मैप जनसंख्या वितरण को दर्शा रहा है आपके, है ना। दुनिया की जनसंख्या समान रूप से नहीं फैली हुई है। लगभग 90% लोग पृथ्वी के केवल 10% क्षेत्रफल में रहते हैं, क्योंकि आप सभी ने जाना होगा कि पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है। बाकी जो आपका बचा हुआ भाग है उसमें से भी 10% अगर आप निकाल लेंगे कहीं ना कहीं, तो उस पर आपका पूरी की पूरी विश्व की जनसंख्या का निवास जो है वो स्थान बना हुआ है ना। तो एक तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई, है ना। अब अगर यहां पर देखेंगे इस पूरे के पूरे विश्व में जहां जहां पर आपको सतहें दिख रही हैं उसमें भी आपके कुछ ऐसे महाद्वीप है, जैसे कि अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात लूं, ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है वहां पे रैपिडली। और कहीं ना कहीं एशिया के देश जो है वो विकासशील हैं। अगर विकासशील देश है तो कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है कि विकासशील देशों में आपकी जनसंख्या का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना। और वहीं जो विकसित देश होते हैं, अमेरिका हो गया, है ना, इन देशों में जनसंख्या का स्तर कम रहता है। तो यहीं पर वो ये बात कर रहा है, क्या कह रहा है यहां पे, वो कह रहे हैं कि विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश मिलकर दुनिया का लगभग 60% जनसंख्या को समेटे हुए हैं। और इन देशों में से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। 10 देशों में से भी 6 देश एक ऐसे महाद्वीप में है जो अपने आप में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या को कैटर करता है। ये तो हो गई एक बात। आगे जब चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व। अब देखो, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं उसे प्लीज याद करने की कोशिश करना, याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से एमसीक्यू भी आता है और आपके क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए भी आते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको हूबहू डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब जनसंख्या घनत्व का आपको आसान कर दिया मैंने, पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है। जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा, है ना। जैसे कि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं भाई बढ़िया तरीके से। ये रहा आपका प्यारा सा भारत, है ना। और अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो ना तो इतनी जल्दी भारत बनाना स्टार्ट कर दो, है ना, वरना क्या होता है तब तक आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट कंसीडर नहीं किए जाते। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आपका दिल्ली वाला पार्ट हो गया। अब ये जो दिल्ली वाला पार्ट है, दिल्ली में क्योंकि ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, यहां पर एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
लोग जो है रोजगार के अवसर पाने के लिए दिल्ली में अपना कूच करते हैं, दिल्ली में आते हैं, यहां पर आए, यहां से आए, यहां से आए, पंजाब से आ गए, हरियाणा से आ गए, और दिल्ली जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। तो जब ज्यादा जनसंख्या यहां पर आएगी तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो होगा दिल्ली का प्रति वर्ग किलोमीटर जो होगा उसमें जनसंख्या जो होगी, जनसंख्या का जो निवास होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जब जनसंख्या का निवास जो है वो ज्यादा होगा तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें दिल्ली की, जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपका बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, दैट मीन्स आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यही चीज आपको समझनी थी बस, है ना। तो यहां पर मैंने अत्यधिक जनसंख्या वाले देश बता दिए हैं। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, ये तो हम एक देश की बात कर रहे हैं, उस देश में भी कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है ना, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए मैंने एक आंकड़ा लगा दिया है जो कि आप ही की एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि बेहतरीन है ना। एक तो ये चीज हो गई। अब आगे चलेंगे, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र जो है वो उत्तर पूर्वी अमेरिका है, उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया हो गया। मतलब एशिया का तो लगभग सारा पार्ट जो है वो जनसंख्या घनत्व को एक तरह से ज्यादा दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि यहां पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, प्रचलन देखने को मिलेगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये विकसित विकासशील देश भी है ना, तो ये चीज भी है। अब आप कहेंगे बहुत सारे, सर अमेरिका आपने अभी बोला विकसित देश है, तो अमेरिका का एक पार्ट आ रहा है, ये भी देखिए, एशिया का लगभग सारी दिशाएं अगर आप देख लेंगे वो कवर है जनसंख्या घनत्व। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कम घनत्व वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं? अगर आप एक चीज देखेंगे, ये हमने भारत की बात कर ली, ये पूरा का पूरा आपका एक ग्लोब है ना, ये ये आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां की जो जलवायु है, जलवायु जीवन जीने अनुकूल नहीं है, इस वजह से ये उत्तरी गोलार्ध मतलब जो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव जो इलाका है, वहां पर रहने लायक लोगों के लिए एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है ना, तो इस वजह से लोग यहां पर नहीं रहते हैं। तो ऑब्वियसली जनसंख्या घनत्व जो है, लोगों की जो प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या है वो यहां पर कम हो जाएगी। यही चीज आपको याद रखनी है ना। तो ये चीज आपने देख लिया होगा। मध्यम घनत्व वाले देशों के बारे में भी आपको याद रखना है। यहां पे कहीं ना कहीं आपको दे रखा है, जैसे पश्चिमी चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे और स्वीडन। अब देखो, आप कहेंगे सर भारत में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, आई एग्री, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम यहां पे बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में। जब दक्षिण भारत में आपको ज्यादातर एजुकेटेड लोग मिलेंगे, आपको पढ़े लिखे शिक्षित लोग मिलते हैं, तो वो जनसंख्या को कैटर करते हैं, जनसंख्या को कम रखते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। तो जब आपका माइंडसेट विकसित वाला होगा दक्षिण भारत में, इसीलिए आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को कहां मिलेगी? जहां पर लोग अशिक्षित हैं। जैसे कि ज्यादातर अगर मैं भारत का हिस्से की बात करूं, यूपी, बिहार, यहां पर ज्यादातर लोग अशिक्षित रहते हैं, तो इसलिए जनसंख्या भी है जो है वो बढ़ जाती है। स्वीडन में पढ़े लिखे लोग हैं, जनसंख्या कम। नॉर्वे में पढ़े लिखे लोग हैं और पश्चिमी चीन में पढ़े लिखे लोग हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैप समझ में आ गया होगा, मैप बनाना सीख लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। अब ये जो जनसंख्या वितरण है, इसको प्रभावित करने के लिए क्या क्या होते हैं कारक, है ना। अब देखो, सबसे पहले हैं आपके भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। आराम आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हम यहां पर भौगोलिक कारकों की बात करें, है ना, अगर मैं लिखूं यहां पर भौगोलिक कारक, तो इसे एक बॉक्स में कर देते हैं हम, एंड है ना, यहां पर देखते हैं भाई क्या है भौगोलिक कारक में। क्या आएगा? क्या भूमि आएगी? भूमि बिल्कुल आएगी। भौगोलिक कारक जो कि आपका भूगोल को दर्शाता है
है ना? ठीक है ना? क्या यहां पर वन जंगल आएंगे? बिल्कुल आएंगे, है ना? समतल क्षेत्र आएगा? है ना? ये भी आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अगर मैं बात करूं यहां पर संसाधन की उपलब्धता, क्या चीज आएंगी? ये सारी की सारी चीजें आएंगी। और जब भौगोलिक कारक में, आपको कुछ नहीं करना यार, अपने दिमाग में लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भौगोलिक कारक एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो कि फिजिकली मौजूद है यहां पर। तो जमीन मौजूद है, क्या क्या इफेक्ट करेगा जनसंख्या को? अगर संसाधन है तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, संसाधन कम है तो जनसंख्या कम हो जाएगी। वन जंगल है तो लोग आज के टाइम में जंगल में जाना पसंद नहीं करेंगे, बट अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग वनों को काटेंगे, तो ये भी एक भौगोलिक कारक हो गया। भूमि, भूमि पर क्योंकि आपको रहना है तो भूमि तो एक अहम हिस्सा निभाएगी, है ना? मैं आपका बस एक लॉजिकल माइंडसेट डेवलप कर रहा हूं, और उस लॉजिकल माइंडसेट से आप आगे चलोगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आपको भौगोलिक कारक देखने को मिलते हैं। अब इन भौगोलिक कारक में आप क्या देख सकते हो? अभी यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे आपका एक है प्राकृतिक कारक और एक है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या है? जलवायु हो गया आपका, बिल्कुल। अगर जहां पर आपकी जलवायु रहने अनुकूल है तो वो भी आपका एक पॉइंट हो जाएगा। जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थिति और अगम्यता और स्थलाकृति। यहां पर हमने इससे कुछ अलग बात करी क्या? भूमि, भूमि स्थलाकृति हो गई। वन जंगल संसाधन वाले पार्ट हो गए, ये संसाधनों की उपलब्धता। समतल क्षेत्र हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, है ना? तो ज्यादातर वो चीज होती है। और मानवीय कारक क्या होते हैं? उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक आ जाते हैं, है ना? भौगोलिक कारक आप सभी को पता लग गए होंगे। भूमि आकृति हो गई। अगर समतल मैदान है, हल्की ढलान वाले क्षेत्र लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहां खेती, सड़क और उद्योग स्थापित करना आसान होता है। अगर भूमि आपकी समतल है तो वहां पर आप रह सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। और अगर उबड़ खाबड़ है तो खेती बाड़ी करने में इशू आएगा, आप घर बनाने में आपको इशू आएगा। और यहां पर आपको जो एक तरह से, अगर आपका क्षेत्र अच्छा नहीं हुआ, यहां पे मैं बता देता हूं, मान लीजिए, है ना, उबड़ खाबड़ भूमि है ना, तो यहां पर क्या होगा? कृषि से संबंधित समस्याएं आएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? है ना, दूसरा पॉइंट क्या आएगा? आप कह सकते हैं आवास में इशू आएगा, आवासीय समस्याएं आएंगी, है ना? आप उद्योग नहीं स्थापित कर सकते, तो ये चीजें आपकी रहेंगी यहां पर। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी अगर आपकी जमीन सही नहीं है ना? तो इसी चीज के बारे में बात हो रही है। अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर आपको जलवायु दिख जाएगी। अब भारत की जलवायु क्या है? मानसून जलवायु है, इसीलिए आपको जनसंख्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी, सर्दी भी देखने को मिलेगी, वसंत ऋतु भी देखने को मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु भी देखने को मिलेगा, और पतझड़ का मौसम देखने को मिलेगा। तो सारा आपको देखने को मिलता है यहां पर। अब क्योंकि यहां पर हर एक तरह की जलवायु है, तो हर एक तरह के लोग भी यहां पर बसते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर बसे हुए हैं, कुछ लोग धरातल भूमि पर जब बसे हुए हैं, कुछ लोग रेगिस्तान जैसे रेगिस्तान जैसे बीहड़ इलाकों में भी बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उस जलवायु के अनुकूल कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है भाई, है ना? मिट्टी, मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा भाई? अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो क्या होगा? लोग आसानी से खेतीबाड़ी कर जाएंगे, खेतीबाड़ी कर पाएंगे। इसका मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं। लोग एक और बार फिर भारत का मैप बनाया हमने, है ना? ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका, यहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहां पर जलोढ़ मिट्टी है, और जब जलोढ़ मिट्टी है तो यहां पर जनसंख्या जो है वो आपकी ज्यादा है। यही तो रीजन है, और क्या रीजन होगा? यही तो रीजन है। आगे चलोगे थोड़ा सा तो यहां पर जल उपलब्धता, जाहिर सी बात है, जहां पर जल की ज्यादा उपलब्धता है लोग वहीं पर जीना चाहेंगे। रीजन, क्योंकि जल एक
मनुष्य के जीवन के लिए एक ऐसा संसाधन है जो कि उसे जीवित रखता है ना। एक चीज कही जाती है कि प्यास सिर्फ पानी से बुझती है और किसी चीज से नहीं बुझती है। कोई सा भी आप पेय पदार्थ पी लीजिए, पानी से ही आपकी प्यास बुझेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर आपके आते हैं आर्थिक कारक। जब हम आर्थिक कारक की बात करते हैं तो यहां पर आपके जो सब पॉइंट्स है ना, देखो ये मैं सब पॉइंट्स इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो, समझिएगा इसे। औद्योगिकरण, एक सेकेंड, ये रहा आपका सबसे पहले क्या है, औद्योगिकरण है, खनिज संसाधन है इंपॉर्टेंट, और शहरीकरण है। अगर मैं आज हर एक व्यक्ति से पूछूं, अगर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध मिल रही हों, आपको जलवायु भी अनुकूल हो, तो आप गांव में रहना चाहेंगे या शहर में? अधिकांश बच्चे कहेंगे सर हम शहर में रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा है, एजुकेशन की फैसिलिटीज ज्यादा है, हेल्थ की फैसिलिटीज ज्यादा है, तो हम वहीं पर रहना पसंद करेंगे, है ना। अब ये जो आपके कारक हैं, ये जो शहरीकरण वाला कारक आ गया ना, अब इस शहरीकरण में आपको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, और आपको औद्योगिकरण मिल रहा है, खनिज संसाधन मिल रहे हैं, आपको व्यापार करने का मौका मिल रहा है, तो ये सारा का सारा अगर आपको शहर उपलब्ध करा रहा है तो आप उस तरफ जाएंगे, उस भौगोलिक दिशा में जाएंगे जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी, और उस दिशा से कटेंगे जहां पर इनकी अनुपलब्धता होगी। तो यही एक रीजन होता है आर्थिक कारक का, है ना। तो यहीं पर आप मतलब अगर अंदर आके जाके देख लेंगे, उद्योग रोजगार देते हैं, जाहिर सी बात है खनिज संसाधन क्या होंगे, उससे खनन और उद्योग जो है वो आपका बढ़ जाएगा। खनन और खनिजों की उपलब्धता और खनन, ये सारे क्या करेंगे, ये आपको रोजगार को विकसित करेंगे, और शहरीकरण से आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे एजुकेशन हो गया। अब देखो इसके भी अपनी अपनी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है। मैं दिल्ली में रहता हूं, बहुत ज्यादा AQI रहता है भाई, है ना। जो ऐसे औद्योगिकरण वाले क्षेत्र होंगे, पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, आपको स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब भी हो सकता है ना। वहीं अगर आप एक ग्रामीण इलाके में रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको स्वच्छ जलवायु मिलेगी, स्वच्छ वायु मिलेगी, है ना। आप पोल्यूशन से थोड़ा दूर रहेंगे। तो हर एक किस चीज के अपने अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं, और दूसरा अवदोष होते हैं, है ना। चलें आगे। गुण और दोष मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर मेन चीज है आपके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है ज्यादा। तो वहां पर क्या होता है, जहां पर ये ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अयोध्या, राम जन्मभूमि, वहां पर आप देखेंगे लोग धार्मिक आधार पर जो है वो रह रहे हैं, है ना। अपने सांस्कृतिक आधार पर लोग इस स्थान को चुनकर रह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब वो रहते हैं तो उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक फेस्टिवल्स हो गए या त्योहार हो गए, उन्हें मनाने का पूरा अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं मिलता है, बट यहां पर क्योंकि एक पूरा का पूरा वातावरण जो है वो वैसा रहता है, तो इसलिए उन्हें ज्यादा सहूलियत होती है ऐसे जगह पर रहने में, है ना। आगे चलेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आप जनसंख्या वृद्धि। अभी जनसंख्या वृद्धि क्या है, देखो कुछ नहीं, संधि विच्छेद कर दो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। बट आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि आफ्ताब सर ने तो ऐसे बताया था, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के लानी है। किसी निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक साल का समय मान लेते हैं हम, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, यदि इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे जनसंख्या वृद्धि दर भी कहा जाएगा। वही जब दर होती है तो वो परसेंटेज में आ जाती है, और अगर वो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि है तो वो सिर्फ वही कहलाएगी, है ना। इस जनसंख्या वृद्धि को जब आप परसेंटेज में नापेंगे तो ये बनकर क्या निकलेगी, आपकी जनसंख्या वृद्धि दर। ये ध्यान रखना है बस आपको। अब देखो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी 3 चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज इन्हें याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा। प्राकृतिक वृद्धि है पहली तो, है ना, जन्म और मृत्यु के अंतर से होने वाली वृद्धि, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर है आपकी सकारात्मक वृद्धि, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। पॉजिटिव चीज है, जब पॉजिटिव के बारे में हम बात करेंगे तो हम एक नेट निकालेंगे, मैथ्स होगी जिन बच्चों के पास, वो देखेंगे अगर प्लस ज्यादा है माइनस कम है तो इवेंचुअली जो हमारे पास चीज आती है वो प्लस होके आती है। तो अगर
जन्म दर मृत्यु दर दोनों है, पर जन्म दर में अधिक वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कम वृद्धि हो रही है, तो उसे सकारात्मक वृद्धि कहा जाएगा। तो वो होगी सकारात्मक वृद्धि। और इसी का अगर आप उल्टा कर देंगे, जन्म की वृद्धि जो है वो कम है और मृत्यु दर की वृद्धि अधिक है, तो वो नकारात्मक वृद्धि में आ जाएगी। सकारात्मक नकारात्मक में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है, यहां पर आती है प्राकृतिक वृद्धि। जन्म और मृत्यु के अंतर में होने वाली वृद्धि जो है वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी, है ना। तो इस तरीके से समझना है। देखो, रटने वाली कोई चीज नहीं है, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको बस देखना यह है कि आप किस तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। और आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूंगा, है ना। बस इसे ऐसा नहीं देखना है इस लेक्चर को कि आप लेटे हुए हैं और लीड लगा के देख रहे हैं, ईयरफोन्स लगा रखे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बैठना है, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह ये सेशन अटेंड करना है। अब जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवासन। जन्म आपने देखा, जब आप जन्म लेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब एग्जिस्टेड जो लोग हैं, जो पीपल है ना, अभी वर्तमान रूप में जो लोग हैं, जब उनकी मृत्यु ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो मृत्यु को दर्शाएगा, है ना। हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। और एक होता है प्रवासन। अब ये जो प्रवासन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रवासन क्या होता है कि आप मान लीजिए रोजगार की तलाश में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, है ना, इसको एक बहुत ही बेहतरीन चीज से समझते हैं, है ना। एक सेकेंड 1 सेकेंड। ये आपका पूरा का पूरा हमने एक विश्व बना दिया, है ना। थोड़ा सा भाई देखो, एक रफ आइडिया होना चाहिए हमें विश्व का, जो कि हमने यहां पर देख लिया, है ना। अभी एक पूरा का पूरा विश्व है जिसमें मतलब बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां तो आपको दिखी जाएंगी, बट ये हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। अब हम अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, क्योंकि हम विश्व जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो यह है आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका, है ना। यह है आपका उत्तरी अमेरिका, एक ये रहा उत्तरी अमेरिका, एंड यह है आपका प्यारा भारत। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया हो। अब भारत से लोग पढ़कर बहुत ही ज्यादा तकनीकी शिक्षा लेकर क्या करते हैं, यहां से प्रवास कर जाते हैं, कहां पर, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली क्या है, सिलिकॉन वैली आपके बुक में भी दे रखा है। सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है अमेरिका में जहां पर क्या होता है, तकनीकी रूप से जो लोग हैं, है ना, वहां पर वो रहते हैं और उसमें ज्यादातर भारतीय भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम भारत और उत्तरी अमेरिका के आधार पर जनसंख्या को देखेंगे, तो भारत की जनसंख्या हमें कैसे दिखाई देगी कि भारत की जनसंख्या तो कम हो गई है, क्योंकि यहां से लोग प्रवास हो गए। अब चाहिए टेम्परेरी हो या परमानेंट, वो अलग बात है। अमेरिका की जनसंख्या जब हम देखेंगे तो वहां पर क्या दिखेगा, ये तो जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये होता है एक प्रवास का काम। अब देखो, ये हमने प्रवास जो देखा है वो क्या है, वो आप देख सकते हो, वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, है ना। सर क्या अंतरराज्यीय प्रवास भी होता है? बिल्कुल होता है। अब भारत में ही अगर मैंने आपको अभी दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था भाई, बिहार से लोग दिल्ली आए, हरियाणा से दिल्ली आए, महाराष्ट्र से दिल्ली आए, मध्य प्रदेश से दिल्ली आए, क्यों आए? रोजगार की तलाश में आए। तो ये अंतर राज्य प्रवास ही तो हुआ। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप इसलिए गए ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल सके, तो वही चीज हुई, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आप चलेंगे तो यहां पर आपको स्थूल जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, देखो इसका फॉर्मूला याद रख लेना भाई, है ना। ये जो फॉर्मूला लिख के लाया हूं ना मैं यहाँ पे, है ना, इसलिए लिख के लाया हूं ताकि आपको याद रहे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर स्थूल जन्म दर क्या है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी सकारात्मक वृद्धि की, आप इसे वैसा ही समझ सकते हैं जैसे कि किसी वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को स्थूल जन्म दर कहा जाता है।
क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। कैसे मापेंगे इसे? जैसे एक वर्ष में कुल जीवित जन्म कितने हुए, ऐसे यहां पर एक फॉर्मूला अलग से ही लिख देता हूं मैं। एक वर्ष में कुल जीवित जन्म, ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर देंगे थोड़ा सा, वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, है ना, कुल जनसंख्या ले लेते हैं, ठीक है, और इनटू में 1000 कर देंगे। इससे आपका क्या निकल आएगा? कुल जन्म दर निकल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर आप ऐसे चलेंगे तो यही आपको क्या देखने को मिलेगा? स्थूल मृत्यु दर में देखने को मिलेगा। यहां पर हमने किसकी बात करी थी? यहां पर हमने जीवित जन्म की बात करी है, यहां पर हम क्या करेंगे? मृत्यु की बात करेंगे, बस, है ना। मरे हुए लोगों की संख्या, मौतें जो हुई थी, जो मृत्यु हुई हैं, उनकी संख्या हो गई प्रति हजार में। आप देख लीजिए किसी वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या को स्थूल मृत्यु दर कहा जाता है ना। तो ये चीज ये कहलाती है। यहां पर भी मतलब सेम ही लिखा हुआ है, और कुछ अलग तो है नहीं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं प्रवासन पर। देखो, प्रवासन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रवासन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका आपको ध्यान में रखना है, उसमें आपकी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो जब हम प्रवासन की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी, स्थायी क्या हो गया आपका? परमानेंट हो गया एक तो, ठीक है। अस्थाई, अस्थाई क्या होता है? टेम्परेरी हो गया। मौसमी रूप से, जैसे कि भारत में गुज्जर, बकरवाल, ये कुछ ऐसी कम्युनिटी है ना, ये क्या करती हैं? एक समय आने पर, जैसे कि क्या होता है, जब पहाड़ों पर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो ये नीचे आ जाती है, और जब वहां पर सही मौसम हो जाता है तो ये नीचे से वापस ऊपर चली जाती है। ये मैं अब बता रहा हूं आपको पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत की बात, है ना, जो कि पहाड़ों की बात होती है, जैसे हिमालय वगैरह क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, ये सारे भेड़ चराने वाले जो चरवाहे होते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये मौसम के आधार पर अपना जो है आगमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर लेते हैं। तो स्थायी प्रवास मैंने बता दिया है आपको। स्थायी प्रवास क्या होता है? जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से जाकर बस जाएंगे और वहां से वापस नहीं आने वाले अपने जन्म स्थान पर। टेम्परेरी क्या होता है कि आप कहीं काम करने गए, जैसे कि बिहार से दिल्ली आया कोई व्यक्ति, उसने रोजगार कमाया और वापस बिहार चला गया, उसे अस्थायी कहेंगे। और मौसमी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रवासन कहते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ये चीज जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, है ना। गंतव्य स्थान मतलब एक आपकी डेस्टिनेशन है, और उद्गम स्थान एक आपका ओरिजिन है, जहां पर आप स्टार्टिंग से, जहां आपका जन्म हुआ वहां रह रहे थे, स्टार्टिंग से वहीं थे, बट आप रोजगार की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप गए तो उसे गंतव्य स्थान कहा जाएगा, है ना। अभी आगे चलेंगे, अभी तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है ना। अब देखो, यहां पर दो कारक आते हैं प्रवासन में, जो कि आपको याद रखने हैं। एक होते हैं अपकर्ष कारक और एक होते हैं आकर्षण कारक, है ना। अब देखो, ये दोनों कारक डिपेंड करते हैं दो लोकेशन पर। जैसे कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आपको रोजगार की उपलब्धता नहीं है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आपको यह नहीं पता है कि मैं कल कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बस और वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ति को उस स्थान से निकलने के लिए मजबूर करेंगे दूसरे स्थान पर। और ये जो मैंने आपको कारक बताए, ये किस में आएंगे? अपकर्षक में आएंगे या आकर्षण में आएंगे? जाहिर सी बात है किस में आएंगे? ये आएंगे आपके अपकर्ष कारक में, क्योंकि यहां पर ये वो कारक है जहां पर आप रह रहे थे, जहां पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। बेरोजगारी, गरीबी, निम्न मतलब ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको। बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, ये वो चीजें हैं जो लोगों को अपना क्या करते हैं, अपना उद्गम स्थान जो है वो छोड़ने पर मजबूर करती है ना। और इसी का अगर मैं उल्टा देख लूं, दूसरे होते हैं आकर्षण कारक। ये आकर्षण कारक जो होते हैं ना, ये जो आकर्षण कारक हैं, ये क्या करते हैं भाई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। कैसे? जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं।
मान लीजिए मुझे दिल्ली में कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ना, मैंने देखा कि क्या कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर मुझे रोजगार के अवसर अच्छे मिल जाएंगे। फिर मैंने देखा नोएडा है, गुड़गांव है, मैंने वहां देखा और मुझे रोजगार के ऑफर भी मिल रहे हैं वहां से, तो मैं क्या करूंगा, अपना स्थान चेंज कर कर उस पर्टिकुलर स्थान पर चला जाऊंगा। अब मैं क्यों गया, रोजगार को देख के गया। और ऐसे कई रीजन हो सकते हैं जो मुझे अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे, है ना, जो कि जो कारक होंगे वो मौजूद कहां पर होंगे, वो होंगे गंतव्य स्थान पर, है ना। तो इन्हें कहा जाता है आकर्षण कारक। रोजगार के अवसर हैं यहां पर, बेहतर जीवन परिस्थितियां हैं, शांति सुरक्षा होती है यहां पर, और अनुकूल जलवायु होती है। ये आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए बनते हैं, है ना। तो यहां पर अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको एक चीज समझ आई होगी, और वो क्या है, वो चीज क्या है भाई, अगर आप देखेंगे ये जो आपके अपकर्षक कारक और आकर्षण कारक है ना, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो अपकर्षक कारक है ये कौन से स्थान पर आएंगे, आपके उद्गम स्थान पर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, अपकर्ष कारक ये होंगे, गंतव्य स्थान पर क्या होंगे, आकर्षण कारक। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर इंग्लिश में आप मेरे से पूछेंगे तो इन्हें पुश और पुल कारक कहते हैं, ठीक है। चला जाए आगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका भारत, थोड़ा सा और इजी वे में समझ लेते हैं इसको, इसी चीज को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। यहां पर आपका कहीं ना कहीं बॉर्डर लगता है म्यांमार, है ना। म्यांमार में क्या होते हैं, आपके कुछ लोग हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, यहां से उठकर इलीगली भारत में घुस जाएंगे। अब वो यहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब सैन्य का अधिकार ज्यादा है। अब उस आधार पर लोगों ने ये जगह छोड़ी, तो लोग किस आधार पर प्रवासित हुए, वो हुए आपके आकर्षण मतलब अपकर्षक कारक पर। अपकर्ष कारक जो है उस आधार पर, क्योंकि वहां पर आपकी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल गई, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल गई, और इन्हीं आधारों पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित हो गए, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। आगे आप चलेंगे, आगे जब आप चलेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां आपको सामने देखने को मिलेंगी, है ना। अब देखो यहां पर एक दो चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि जो मैं बता रहा हूं, देखो प्रारंभिक काल में विश्व की जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंद थी। पहले जनसंख्या बहुत कम होती थी, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ने लग गई, और इसे एक पूरे के पूरे समय काल में विभाजित करा गया है। 1921 से 51 तक, 1921 तक कैसे थी, 51 के बाद 81 तक कैसे हुई, और 81 के बाद कैसी हुई, है ना। इसी चैप्टर में है, पढ़ाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उससे क्या हो गया, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, और जिसे क्या कहा गया, जनसंख्या विस्फोट कहा गया। जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पर जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, और अगर वो वृद्धि भी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्या रीजन हो सकता है उसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, विज्ञान हो सकता है, प्रौद्योगिकी हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता है ना, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। 8000 से 12000 पूर्व विश्व जनसंख्या लगभग 80 लाख थी। अगर आप इतने साल पीछे चले जाएंगे तो आपको लगभग 80 लाख जनसंख्या देखने को मिलेगी, और वर्तमान में लगभग कितनी है, 7 अरब से अधिक हो चुकी है, और प्रत्येक 12 वर्षों में 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो आप देख लो पहले कितनी जनसंख्या से मनुष्य ने किस आधार पर जनसंख्या का एक तरह से विस्फोट देखा है। 80 लाख से 7 अरब, और 7 अरब भी नहीं रुक रही है यहां पर, केवल 12 वर्षों में, 12 वर्ष यार कुछ ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है, उससे ये बढ़ती जा रही है। और ये 7 अरब एक नॉर्मली फिगर दिया गया है आपकी बुक में,
इससे ज्यादा है जनसंख्या वर्तमान की, समझिए, है ना, ये लगातार बढ़ रही है। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, जनसंख्या के दोगुने होने का समय। अब यहां पर आपको ये नहीं पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूं ना ये पढ़ो। दो गुना होने की कहानी, इनमें 36 वर्ष लगेंगे, याद। देखो मैं बताता हूं आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 1.9% है। ये हम बात कर रहे हैं भारत की, स्पेसिफिक हो गए हैं हम इसके चक्कर में, भारत के लिए स्पेसिफिक हो गए हैं। इस दर पर भारत की 1 अरब जनसंख्या लगभग 36 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। भारत की 1 अरब जनसंख्या जो है 36 वर्षों में 2 अरब हो जाएगी। तो भारत को अगर 2 अरब पे पहुंचना है तो 36 वर्ष लगेंगे। एंड अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अनटिल और अनलेस हम रोजगार जनरेट कर पा रहे हैं इस पूरी की पूरी जनसंख्या के लिए, वरना भुखमरी देखने को मिलेगी, आपको अकाल देखने को मिलेगा, सूखा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके का जनसंख्या है ना, जनसंख्या भी प्रकृति को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है ना। उसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। भारत में तो देखो 36 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कुछ देशों में क्या होगा, भाई, कुछ देशों में ऐसा होगा कि वहां पर दोगुनी नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी अभी जनसंख्या कम है और वो जनसंख्या कम ही रखना चाहते हैं, और कुछ देशों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई देते, है ना। आगे चलेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। क्या होता है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव? अगर हम थोड़ा सा एक माइंडसेट से सोचें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जरा देखते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। चलो अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, मान लो परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, रोजगार के अवसरों में कमी। ठीक है भाई, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी आना। ठीक है भाई, जो पर कैपिटा इनकम होगी, जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो लोगों की आय जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा लोगों में होगी, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो भूमि पर दबाव जो है वो बढ़ेगा, भूमि पर दबाव हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं भाई, है ना। चौथा क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन से अगर आप देखोगे जो आपके संसाधन हैं, संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, संसाधन का अत्यंत उपयोग। एक पॉइंट से आप 3-4 पॉइंट आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। अब देखो ये संसाधनों का अत्यंत उपयोग होगा तो क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या हो सकता है हमारे साथ, हो सकता है कि हम हमारे सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारा, उसमें कमी आ जाए, है ना, सतत विकास में आपके कमी आ जाए, तो ये भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत पर, है ना। ये बहुत ही एक अनोखा सिद्धांत है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बार थोड़ा सा मेरे साथ रीड करना, है ना, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं रीड करो। यह सिद्धांत बताता है कि कोई समाज जैसे जैसे ग्रामीण, कृषि आधारित, अशिक्षित अवस्था से नगरीय, औद्योगिक एवं शिक्षित अवस्था की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे जन्म एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होता है। क्या होता है, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, भारत में पहले जब आरंभिक मानव था उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में नहीं पता था, तो उस समय मृत्यु दर ज्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि मानव जो है वो बीमारियों से अपने आप को निजात नहीं दिला पाता था, क्योंकि उसके पास बीमारियों का सॉल्यूशन नहीं था।
अब जैसे जैसे मानव ने विकास करना स्टार्ट करा, औद्योगिक तकनीकी विकास हुए, तो उससे क्या होता है, जैसे कि यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको लिख के समझा देता हूं मैं। आरंभिक, एक सेकेंड, हम्म, 1 सेकेंड, ठीक है। आरंभिक मानव, है ना, ये हमने सर्कल बनाया, आगे थोड़ा सा हम चलेंगे। यहां पे इस आरंभिक मानव ने के पास क्या थी, विज्ञान व तकनीकी में कमी। जब ये हुई इसके साथ, तो इसके साथ आगे क्या होगा भाई, यहां पर आपको ज्यादा मृत्यु दर देखने को मिली। ठीक है, ये आप सभी ने देख लिया, इजी था। चलो आगे जब आप चलोगे तो यहां पर अब अगर मैं बात करूं आधुनिक मानव की, जब हम आधुनिक मानव की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, आज जो है हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एसएनटी लिख दिया इसीलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारा मृत्यु दर जो है वो कम है, और अगर मैं जन्म दर की बात करूं तो वो ज्यादा है। अब ये जो पूरा का पूरा डिफरेंस है ना, वो क्रिएट कर देता है, ये पूरा का पूरा डिफरेंस जो है वो हमें जनसांख्यिकीय संक्रमण बताता है। कहां गया, ये रहा, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत ये बताता है कि जैसे कोई व्यक्ति ग्रामीण से उठकर, बेरोजगारी से उठकर, अशिक्षित मतलब अशिक्षा से उठकर, अस्वास्थ्य से उठकर जो है शहरी रोजगार वाले शिक्षित समाज में स्वास्थ्य आधार पर जाता है, तो जनसंख्या दर और मृत्यु दर में आपका परिवर्तन जरूर होता है। अगर आप शहर की तरफ जाएंगे जहां पर तकनीकी विकास है, विज्ञान का विकास है, तो वहां पर आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण समाज में आपके रोजगार कम है और चीजें कम है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, आपको वहां पर मृत्यु दर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है इन कंपैरिजन टू जन्म दर, है ना। तो ये इसी आधार पर आप यहां पर देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो आपका बनाया हुआ है। देखो, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, ये है ना, ये आपका पूरा का पूरा समयकाल है। वर्तमान के विश्व के उदाहरण बांग्लादेश, वर्षा वनो, आदिवासी। अब यहां पर आप जन्म दर देखेंगे, ये आपका मृत्यु दर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रहा, है ना, मृत्यु दर इस तरीके से जा रहा है, निम्न उतार चढ़ाव आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 में ये पूरा का पूरा विभाजित है। बहरहाल इस पे इतना नहीं जाना है, इसे ना बना के आना है एग्जाम में, है ना। बना पाओ तो अच्छी बात है, नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को ये चीज समझ में ही नहीं आती है ना। बस आपको ये याद रखना है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्या होता है, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं 3 अवस्था में हुआ है ना। प्रथम अवस्था देखेंगे, जहां पर हमने देखने को क्या मिला, उच्च जन्म दर देखने को मिला और उच्च मृत्यु दर देखने को मिला। जन्म दर भी ज्यादा है, उच्च मृत्यु दर भी ज्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि यहां पर तकनीकी विकास नहीं है, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि वो मृत्यु दर को रोक सके। तो ये है आरंभिक समाज, जिसमें आपकी निम्न जीवन प्रत्याशा होगी। एक जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि एक व्यक्ति जो है वो कितने साल तक जिएगा। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा इन कंपैरिजन टू जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा होती है, महिलाएं ज्यादा जीती हैं। ये एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, है ना। मंद जनसंख्या वृद्धि थी यहां पर, क्योंकि अगर आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में भी वृद्धि हो रही है, तो नेट जो जनसंख्या की वृद्धि होगी वो बहुत ही कम होगी। अब आए दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में तीव्र कमी आई। मृत्यु दर में तीव्र कमी क्यों आई? क्योंकि हमने अपनी साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास बहुत अच्छे आधार पर कर लिया, और जब यह चीज हुई तो जन्म दर अपेक्षाकृत उच्च तीव्र जनसंख्या वृद्धि आई। जन्म दर ज्यादा बढ़ेगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा, और उस आधार पर जो नेट जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र रूप से होगी। फिर हम आते हैं जब
जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या की वृद्धि तीव्र होगी तो वहां पर संसाधनों पर जोर भी ज्यादा पड़ता है। संसाधनों का पुनः आवंटन जो है वो करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो अब वो चीज हम देखेंगे तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में क्या है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी आई है, क्योंकि अब लोग, समाज समझ गया कि अगर जन्म दर भी ज्यादा होगा वो भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस जो जनसंख्या अब जन्म दर के आधार पर आ रही है उसे हम खिलाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है ना। तो ये चीज होगी यहां पर, जनसंख्या स्थिरता की ओर अग्रसर, साक्षरता एवं नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। और इसी आधार पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो भारत में हम केरल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। केरल का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। द्वितीय अवस्था में हम उत्तर प्रदेश का या बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मृत्यु दर में तो तीव्र कमी है, टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है ना, बट जनसंख्या दर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग अशिक्षित हैं। केरल में या जो दक्षिण भारत है उसके जो राज्य हैं दक्षिण भारत में, वहां पर लोग अवेयर भी हैं, शिक्षित भी हैं, इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी देखने को मिलती है ना। ये ध्यान रखना है आपको। आगे आप चलोगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखो बहुत सारे उपाय होते हैं ना, वो आप आराम से देख सकते हो क्या क्या उपाय होंगे। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब योजनाएं चला सकते हैं सरकार की, है ना। जैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। नसबंदी को बढ़ावा दिया जाता है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। यहां पर एक एक बार करके देखते हैं। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। संतानों के जन्म के अंतर रखना तथा उनकी संख्या को सीमित करना, है ना। 2 ही बच्चे हैं सबसे अच्छे, ऐसे कुछ कैंपेन्स जो हैं वो चलते हैं परिवार नियोजन के आधार पर, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा बच्चे भी करने हैं तो उसे एक टाइम पीरियड के, मतलब एक टाइम गैप देना चाहिए उसको, वो बात हो रही है। यहां पर आप इस व्यक्ति का नाम रखेंगे थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस। इनके अनुसार क्या है, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो खाद्य उत्पादन की तुलना में अधिक तीव्र होती है, जिससे अकाल, रोग एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, आप इतना ज्यादा तेजी से खाने का उत्पादन नहीं कर रहे हैं जितना ज्यादा जनसंख्या आपकी बढ़ रही है। और जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी खाने की तुलना में तो क्या होगा, आपका अकाल पड़ेगा, रोग आएंगे, संघर्ष की स्थिति आपके सामने होगी। तो यही चीज के बारे में कौन व्यक्ति बताता है, थॉमस माल्थस बताते हैं 1793। याद रखिएगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस व्यक्ति को कोट कर सकते हैं और आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जब आप चलेंगे, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, और निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता हो गई, अपने मन से सोचिए, गर्भ निरोधक साधनों की सुलभता हो गई, ठीक है। जब आप ऐसी चीजें करेंगे, है ना, प्रोटेक्शन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने बेहतरीन रूप से होगी, सरकारी नीतियां और प्रचार प्रसार। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, मुझे कोई एक ऐसी सरकारी नीति बता देना जो कि आपका, मुझे एक ऐसी सरकारी नीति का नाम आपसे जानना है जो कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम कर रही हो। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, है ना। तो अब आ जाते हैं भाई थोड़े से क्वेश्चन पे, कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके। इन दोनों क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व को सामान्यता किस रूप में मापा जाता है, ये आपको बताना है ना। व्यक्ति प्रति हेक्टेयर में, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में, या परिवार प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आपको जवाब जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और एंड में बता के जरूर जाना क्लास कैसी लगी। दूसरा, आप आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा मरुस्थल, पूर्वी एशिया, या अमेज़न बेसिन, है ना। ये 2 चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एमसीक्यू कह सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड मेक श्योर आप सभी बता के जाएं आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि ज्योग्राफी का ही सेशन होगा, इसी बुक का सेशन होगा। उसमें मिलते हैं और बढ़िया तरीके से आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो निजात दिलाते हैं उनको, आप मतलब आपको उनसे, है ना। और ऐसे ही सेशन सेशन में बने रहिएगा। और मैं यही कहूंगा कि अंत में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दृष्टि स्कूल क्लास 11 12 आर्ट्स, है ना। क्यों? रीजन ये है
क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आपकी क्लास लाइव होगी, आपको वीडियो सेक्शन में क्लासेस मिलेंगी, कैसे भी मिलेंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेक श्योर आप लाइक करना ना भूले इस सेशन को, बिकॉज वही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम बहुत सारे आप जैसे बच्चे जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके पास पहुंच सकते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा कुछ काम करता है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें करें एंड पढ़ाई पर अब ज्यादा ध्यान दे ले, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने में। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।